गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे शिक्षक भाई बहनों और हृदय प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका अपना शिक्षक अनिल कुमार निःशुल्क पाठशाला कोचिंग सेंटर समता बौद्ध विहार शासनी से आपका हार्दिक इस्तकबाल और स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में जिसका नाम है उत्सर्जन राष्ट्रीय आयाम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा के अंतर्गत। इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न बनते हैं मानव शरीर में से। ठीक है, हम इससे पहले एक पाचन का वीडियो डाल चुके हैं, आप लोगों तक पहुंच चुका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो और कैसी पढ़ाई हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम उत्सर्जन पर चर्चा करते हैं। उत्सर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रीशन। उत्सर्जन का अर्थ होता है मानव शरीर से कार्बन और नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। कल के वीडियो में पाचन में हमने बताया था कि जब हम मुखवास से पाचन स्टार्ट करते हैं तो पाचन के दौरान बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं जिनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, यूरिया आदि चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन। उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे अंग जो उत्सर्जन करते हैं, ऐसे अंग जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं वे कहलाए जाते हैं उत्सर्जी अंग। अब मानव शरीर में उत्सर्जी अंगों की संख्या होती है 5, जिसमें सबसे प्रमुख होता है हमारा वृक्क या किडनी, या वृक्क और किडनी, अंग्रेजी में किडनी, हिंदी में वृक्क, और उर्दू में कहें तो गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा, वृक्क या किडनी, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। उसके बाद आता है त्वचा, स्किन, उसके बाद बड़ी आंत, फिर लीवर, फिर फेफड़े। ये सभी शरीर में से हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालते हैं अपने अपने लेवल से, अपने अपने स्तर से। तो वृक्क यूरिया बाहर निकालता है, यूरिया और पेशाब, यूरिन। ठीक है, त्वचा में से 2 चीज़ें बाहर निकलती हैं, स्किन में से 2 चीज़ें बाहर आती हैं। एक तो पसीना निकलता है चेहरे से, आप देखते हैं पसीना आता है। एक होता है सीबम, ये क्या चीज़ है? ये होता है ऑयल। हम सुबह जब उठ के देखते हैं तो हमारी त्वचा पे तेल सा इकट्ठा हो जाता है, देखा है? गर्मियों में बहुत देर तक हम अगर त्वचा से हाथ ना लगाएं तो नाक के चारों तरफ आप टिश्यू पेपर से पहुँचेंगे तो वो ऑयली स्किन हो जाती है। ठीक है, उसको सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम। और एक होता है सीकम, ये क्या होता है? हमने पाचन में पढ़ाया था, सीकम। सीबम और सीकम इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सीकम पाया जाता है जानवरों की बड़ी आंत के नीचे। बड़ी आंत के नीचे एक भाग पाया जाता है सीकम, जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। किसका? सेलुलोज का पाचन। इसीलिए मनुष्य जो है, मनुष्य में सीकम का आकार बहुत छोटा होता है, भैंस पशुओं में इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो चारे को पचा पाते हैं। चारे में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज के पाचन के लिए सीकम पाया जाता है। और सीकम बड़ी आंत के नीचे लटका हुआ छोटा सा हिस्सा होता है जो कि जानवरों में और चौपायों में, यानी जो घास खाते हैं जानवर, उनमें पाया जाता है ताकि वह सेलुलोज का पाचन कर सके। सेलुलोज पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, यहाँ क्लियर होगा सीबम? ये यहीं तक था। अब देखिए बड़ी आंत किसका एक्सक्रीशन करती है? बड़ी आंत में हमने कल पाचन के टॉपिक में पढ़ाया था कि जब भोजन जाता है पेट में तो भोजन सबसे पहले बोलस में बदलता है, बोलस से कायम में बदलता है, और कायम में लास्ट में कायल। कायल यानी हमारा पचा हुआ भोजन, जिसे मल बोलते हैं। तो ये हम बड़ी आंत के द्वारा, कोलन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। रोज की दैनिक क्रिया है, ये सब लोग जानते हैं। यकृत, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि। और मनुष्य के शरीर का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है तो वो यकृत है। मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा दोस्त है कोई तो वो लीवर है। लीवर कितना भी खतरनाक जहर आप पी लीजिए, उसको कन्वर्ट करता है सही करने में लीवर, और अपने आप को खो के, अपने आप को नष्ट करके भी ये पुनः रीजनरेट हो जाता है। 6 महीने में अगर लीवर खराब हो जाए आपका तो 6 महीने बाद लीवर पूरा हो जाएगा कटने के बाद। लीवर और ब्रेन सेल्स 2 जो ऐसी होती हैं जिनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यानी ये रीजनरेट हो जाती हैं, पुनः उग आती हैं कोशिकाएं। ठीक है, यकृत की कोशिकाएं दोबारा उग सकती हैं। क्लियर है? तो लीवर उत्सर्जन करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होती है बच्चों, जो हमारी यूरिन में होती है, पेशाब में। तो लीवर का काम ये है अमोनिया को, खतरे को कम करना है, यानी यूरिया में बदल देता है। NH2CO NH2, यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। ठीक है, और इसका है
NH3 अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस वही होती है, जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास जाएं और वहाँ पे शौचालय के पास देखते हैं तो बड़ी एक मन को मोह लेने वाली खुशबू आती है, देखिए या उसको कहें नाक को फाड़ देने वाली खुशबू, तो वो खुशबू होती है NH3 अमोनिया। यूरिया 2-3 घंटे में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता तुरंत। तो देखिए जैसे ही किडनी यूरिया बाहर निकालती हैं तो लीवर का काम होता है कि यूरिया 2 घंटे बाद अमोनिया में बदल जाएगा, और अमोनिया मानव शरीर के लिए खतरनाक है, तो उसको किस में बदले? यूरिया में। किस में? यूरिया। तो लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना। और ये एक उत्सर्जी अंग है। कैसा है? उत्सर्जी अंग। हमारे बड़ी आंत के ऊपरी हिस्से में उत्तर पश्चिम दिशा में एक त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं यकृत या लीवर। ये देखने में भी काफ़ी बड़ा होता है और फंक्शन तो इसका बड़ा है ही। छोटी आंत के पाचन में जब भोजन कायम में पहुंचता है, कायम जब छोटी आंत में पहुंचता है तो लीवर और अग्नाशय और पित्ताशय ये तीनों मिलकर 3 पाचक रस छोड़ते हैं, जिससे कायम जो है और पतला हो जाता है और वो बड़ी आंत तक ट्रांसफर हो पाता है। ये पाचन में हम पढ़ा चुके हैं। लास्ट में आते हैं लंग्स। लंग्स को कहते हैं फेफड़े, यानी हम जो सांस ले रहे हैं ऐसे करते हैं, तो ये लंग्स जो हैं खुलते हैं ऐसे करने पर, और छोड़ने पर सिकुड़ते हैं। तो जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और लेते हैं तो ऑक्सीजन होती है। तो जो बाहर निकल रहा है शरीर से, जो भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं वो इन्हीं 5 अंगों के द्वारा निकलती हैं, तो इसी को हम उत्सर्जन कहते हैं और इनको कहते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, लिख लिया? यस सर। अब आगे पढ़ेंगे, इसे मिटा दें। यस सर। देखिए जो किडनी होती हैं वो सैम के बीज के आकार की होती हैं। मेरी कला थोड़ी बुरी है, थोड़ी नहीं ज़्यादा बुरी है, क्योंकि आर्ट वालों की कला बुरी ही होती है। सही है, ज़्यादा लंबी है किडनी? हाँ। चलो लो छोटी कर दे रहे, तो नहीं होती। लो छोटी कर दे रहे, ठीक है। किडनी के ऊपर एक छोटी संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। अधिवृक्क, ठीक है। ये कहलाते हैं वृक्क। ये कहलाता है यूरेथ्रा। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। ये पतली नलिका होती है, इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है, यूरेटर। और ये होता है ब्लैडर, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। और लास्ट में जिस अंग से बाहर निकलता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। कॉर्टेक्स मेडुला, रीनल हाइलम, देखिए ये जैसा भी चित्र बन पाया है कृपया इस पर हंसीएगा मत, हंस लो भी तो कोई बात नहीं, चलता है। साइंस वालों की आर्ट ऐसी होती है। अधिवृक्क, किडनी के ऊपर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, इन्हें बोलते हैं अधिवृक्क, ठीक है।
इससे नीचे पाया जाता है वृक्क, और उसके नीचे होती है मूत्र वाहिनी, जिससे वृक्क से यूरिन बनकर ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है। अब यहाँ पर हमने एक किडनी को अलग से लेकर समझाया गया कि एक किडनी के अंदर और बाहर क्या होता है। हम ज़्यादा भीतर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 8 के लेवल पर इतना ही पढ़ाया जाता है। किडनी का ये वाला जो मुंह होता है, इसको बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रीनल हाइलम में सबसे अधिक अमोनिया बनता है। अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक वृक्क में अमोनिया की मात्रा कहाँ होती है, तो रीनल हाइलम पे। ठीक है, इसीलिए किडनी फंक्शन टेस्ट को हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, RFT। सुना है आपने कभी? इसको बोलते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट। हमारी किडनी कैसे काम कर रही है उसको टेस्ट कराने के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, किडनी की बाहरी सतह को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदरूनी सतह को मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मिलकर किडनी की संरचना बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसको मिटा रहे हैं, इसमें यही समझने का था। कॉर्टेक्स बाहरी सतह किडनी की, अंदर की सतह मेडुला, रीनल यानी प्रवेश द्वार। ये क्या है? प्रवेश द्वार। और RFT द्वारा रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी किडनी का फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए टेस्ट किया जाता है। अब लिखें किडनी के कार्य क्या हैं। वृक्क के कार्य। नंबर 1 लिखिए, किडनी का मुख्य कार्य है रक्त को छानना। रक्त को छानना, ठीक है। रक्त को छानना और रक्त को शुद्ध करना और रक्त को पंप करना, तीनों अलग अलग काम है और अलग अलग अंगों द्वारा किए जाते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण। अच्छा, फेफड़े। फेफड़े रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है। पंप कौन करता है? हृदय रक्त को पंप करता है, यानी सभी अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो पहला काम हो गया किडनी का, रक्त को छानना। क्या काम हुआ? रक्त को छानना। आगे पीएच बैलेंस करना, अम्लीयता और क्षारीयता को बैलेंस करना। अम्लीयता और क्षारीयता को बैलेंस करना, ठीक है। जहर को निष्क्रिय करना, ये देखो यहाँ समझने वाली बात है। किडनी जो है वो जहर को निष्क्रिय करती हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि दारू पीने पर हमारी किडनीज खराब होती हैं। किडनी से ज़्यादा लीवर खराब होता है। किडनी में तो जो जहर भेजा जाएगा वो उसको निष्क्रिय कर देगी, ठीक है। एक किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम की एक होती है और दोनों मिलकर 280 ग्राम होगी। और हम मनुष्य ऐसी एक जीवधारी है जो एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है पूरी उम्र। किसी बच्चे में जन्म से ही एक किडनी होती है, वो आराम से जीवित रह सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। किडनी की बाहरी झिल्ली को बोलते हैं पेरिटोनियम। ये प्रश्न आ जाता है, वृक्क की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। क्या कहलाती है? अब देखिए, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। और
दिल की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? हृदय की। हृदय की बाहरी झिल्ली कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। यहाँ हम पैरेलली चीज़ों को समझ रहे हैं कि मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली क्या होती है, हृदय की क्या होती है, और वृक्क की क्या होती है, पेरिटोनियम। यहाँ लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। वृक्क की होती है पेरिटोनियम। ठीक है, जिन बच्चों को बोर्ड पे दिखाई ना दे वो सुनने से काम चलाएं और सुन के भी लिख सकते हैं। पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और मेनिंजाइटिस अलग अलग होती हैं ये। अब वृक्क की इकाई क्या है? क्या है इकाई? किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। सही जवाब। वृक्क और किडनी एक ही तो है। वृक्क की इकाई है नेफ्रॉन। क्या है? और कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 लाख। कितने? 8 लाख। हाँ, दोनों किडनीज में मिलाकर 8 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। इकाई का मतलब होता है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनती है। जैसे मानव शरीर की इकाई है कोशिका, ऐसे ही न्यूरॉन इसकी इकाई, ब्रेन की इकाई है न्यूरॉन्स। ब्रेन की इकाई क्या है? मस्तिष्क की। मस्तिष्क की इकाई है न्यूरॉन। और दिल की इकाई क्या है? हेपेटिक। क्या है? हेपेटिक। ठीक है, इकाई का मतलब होता है जिससे मिलकर चीज़ बनी हो। जैसे एक भवन बना हुआ, ये सामने बिल्डिंग जो दिख रही है, इसकी इकाई क्या होगी? ईंट। ईंट, केवल एक ईंट। पहली ईंट से रखी होगी तभी तो अनेकों ईंट बनी होगी, उससे धीरे धीरे पूरा मकान बन गया। आगे लिखें, बोमन संपुट किस में पाया जाता है? बोमन संपुट किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका नेफ्रॉन में। किस में? नेफ्रॉन क्या था? क्या है नेफ्रॉन? बोलो। मस्तिष्क की इकाई क्या है? बोलिए, बोलिए। हृदय की इकाई? ये इकाई नहीं है, झिल्ली है। हाँ, ये बाहरी झिल्ली है, हम गलत पढ़ा गए। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कौन सी है? मेनिंजाइटिस। बोलो। हृदय की बाहरी झिल्ली? और वृक्क की? पेरिटोनियम। ठीक है, अब इकाई की बात करें तो मस्तिष्क की इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और दिल की इकाई? और वृक्क की इकाई? कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 8 लाख। दोनों किडनी में। किडनी का वजन कितना होता है? दोनों को मिला के हाँ, 140 ग्राम। एक से ही काम चला लेंगे। बोमन संपुट पाया जाता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में एक संरचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट का कार्य होता है शरीर से यूरिया निकालना। यूरिया निकालना। ठीक है, ये यूरिया निकालता है। यूरिया 2 घंटे बाद किस में बदल जाता है? अमोनिया। अमोनिया में। हाँ, क्या कह रही थी? सर ये बोमन संपुट एक संरचना होती है। जैसे अगर हम एक वृक्क को लें, वो एक नेफ्रॉन को लें, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बोमन संपुट। ठीक है, हम ज़्यादा गहराई में जा नहीं रहे, हम न्यूरॉन्स के अंदर जाके देख रहे हैं। ये बोमन संपुट है। ठीक है। अब लिखेंगे यूरिन में क्या क्या होता है? टॉयलेट, इसको उर्दू में पेशाब बोलते हैं, और हिंदी में मूत्र, और अंग्रेजी में यूरिन। ठीक है, तो यूरिन का कंपोजिशन क्या क्या होता है? देखो, यूरिन में 95% जल होता है। क्या होता है? 2% यूरिया। ठीक है, और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू 4.8। कितना होता है? 4.8। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, दोबारा बोलो। हीमोग्लोबिन। बिलोबिन। अभी बताएंगे। यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक वर्णक पाया जाता है जिससे हमारी टॉयलेट येलो आती है। ठीक है, अब हमने कल पढ़ाया था तुम्हें काइल, यानी सबसे लास्ट का अपशिष्ट पदार्थ जिसे मल बोलते हैं। तो मल का पीला रंग क्यों होता है? यहाँ यही समझ लो, मल जो होता है यानी हमारी लेटरिन येलो क्यों होती है? इसमें बिलरुबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलरुबिन यकृत में पाया जाता है, वहाँ से आ जाता है।
बिलिरुबिन के कारण मल का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण टॉयलेट का कलर पीला होता है। ठीक है, उसका भी होता है पीलिया। हाँ। टॉयलेट में गंध किसकी वजह से आती है, बदबू? अमोनिया। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, जब हम टॉयलेट रिलीज करके आते हैं तो क्या तुरंत बदबू आने लगती है? कम से कम 1 घंटे बाद वो टूट जाएगी। किसमें? अमोनिया में। किसमें? हम जो डिस्चार्ज करके आते हैं उसमें यूरिया होता है। क्या होता है? और यूरिया ऑक्सीजन से क्रिया करके बाहर के वायुमंडल से अमोनिया बनाता है, और अमोनिया भयानक बदबू होती है, नाक में चुभने वाली। परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के किनारे नाक में चुभने वाली गंध किसकी होती है? तो दैट इज NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कहाँ से आई? अमोनिया हमारे शरीर में ही होती है, यूरिया होता है शरीर में। मनुष्य जो है यूरिया बाहर निकलता है टॉयलेट के थ्रू, लेकिन यूरिया 2 घंटे अगर पड़ा रहे बॉडी में तो अमोनिया बन जाएगा। फिर उसे बचाता कौन है उस समय? अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अभी बताया था हमने, लीवर, यकृत। हमने बताया ना सबसे अच्छा दोस्त वही है। जितने भी खतरे शरीर में आएंगे यकृत भाई साहब बचाएंगे। जैसे तुम अगर दारू पी लेते हो तो वो बचा रहा है, जहर पी लेते हो तो बता, तेजाब पी लेते हो तब भी वही बचाने की कोशिश करेगा, और जब उस पर काम नहीं होता तो वो अपना शरीर त्याग देता है और बीमारी हो जाती है लीवर सिरोसिस, यानी लीवर छोटा हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। आदमी कितनी भी दारू पिए, कितना भी जहर खाए, अगर वो 6 महीने रुक ले तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, पुरानी कोशिकाओं को खो देता है वो, और नई कोशिकाएं उपजने लगती हैं। प्रकृति को पता था, नेचर को मनुष्य नहीं मानेगा, किसी कीमत पर दारू पीना नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक ऐसा अंग दिया जिसका नाम है यकृत, जो कि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा दोस्त है। वो रीजनरेट करता है। ऐसे ही हमारी दिमागी कोशिकाएं बढ़ती हैं समय समय पर। जब हम छोटे थे तो बहुत कम सोच पाते थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो सोचने की शक्ति बढ़ी, और बड़े हुए तो हमने ब्रेन को और ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया, तो हम वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, आइंस्टीन बन गए, न्यूटन बन गए, डॉक्टर कलाम बन गए। ये सब किससे हुआ? दिमागी कोशिकाओं के बढ़ने से। ठीक है, अब किडनी की बीमारी लिखो। ये क्लियर हो गया? रिपीट करें? यूरिन में जल कितना पाया जाता है? कितना? यूरिया? पीएच मान कितना है? पीला रंग किसके कारण? मल का पीला रंग। रक्त की इकाई क्या है? अमोनिया को, यूरिया को अमोनिया में कौन बदलता है? कौन? मनुष्य से टॉयलेट में कौन सा पदार्थ बाहर निकालता है? कौन सा? यूरिया। कंफ्यूज मत होना, यूरिया निकालता है। ठीक है, चलिए अब बीमारी लिखिए। किडनी, किडनी में सबसे ज्यादा बच्चे होती है स्टोन्स। क्या होती है? पथरी। तो जो गुर्दे की पथरी होती है वो परीक्षा में क्वेश्चन आता है किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है गुर्दे की पथरी। हुई है किसी के? ईश्वर ना करे किसी के हो जाती है, अक्सर बच्चों के या छोटे बच्चों के हो जाती है। एक और रोग हो जाता है वृक्क में, यूरेनिया। यूरेनिया, मिया मत कर दियो, यूरेमिया। यूरेनिया में होता है बच्चों अमोनिया की मात्रा बढ़ना। किसी किसी की यूरिन में बहुत भयानक बदबू आती है। इसका मतलब क्या है? अगर यूरिन में बदबू आ रही है इसका मतलब क्या है? अमोनिया गैस, अमोनिया बन रही है। तो बॉडी में अगर अमोनिया ज़्यादा बनेगा तभी तो यूरिन बदबू आएगी, क्योंकि बाहर भी जो बदबू आ रही थी वो किसकी थी? अमोनिया की। तो अगर बॉडी में बन जाए तो वो रोग कहलाएगा यूरेनिया। क्या कहलाएगा? यूरेनियम। अब होता है गठिया रोग। क्या होता है? गठिया बाई सुना है? बड़े बड़ों को होता है गठिया बाई। हमने तुम्हें एक बार एक क्वेश्चन बताया था बिजली घर वाले बच्चों को कि जो उंगली हम चटकाते हैं, ऐसे देखो देखो मेरी भी चटक गई, ये आवाज़ कहाँ से आती है? इनके अंदर छोटे किसके बबल्स बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स। कैसे बनते हैं? देखो इसमें एक लिक्विड पाया जाता है साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल क्या पाया जाता है? साइनोवियल द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलिए। साइनोवियल द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बुलबुले।
और कुछ देर बाद ये बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में। कहाँ पे? जॉइंट्स में। गठियावाई रोग भी हमारे संधियों में होता है, यानी जॉइंट्स में होता है। तो होता ये है, उम्र के साथ साथ ये वाला द्रव जो होता है बच्चों, अभी तुम यंग हो, बच्चे हो, छोटे छोटे, तो तुम्हारे जॉइंट्स में ये द्रव अधिक मात्रा में होगा। अधिक मात्रा में होगा कौन सा द्रव? साइनोवियल। कौन सा? जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो तुमने देखे बड़े बूढ़े अगर बैठ जाए तो उठ नहीं पाते बेचारे, अरे भैया हाथ में हड्डी चटपट करती हैं। अगर बैठ गए तो उठ नहीं पाएंगे, उठ गए तो बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइनोवियल द्रव जो है वो खत्म हो जाता है और उसमें मात्रा बढ़ जाती है यूरिक अम्ल की। किसकी? यूरिक अम्ल की। तो गठियावाई रोग में प्रश्न पूछा जाता है, गठियावाई रोग में शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ता है? तो वो होता है यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। और वह साधारणतः कौन सा अम्ल रहता है? साइनोवियल। साइनोवियल द्रव, HCl नहीं रहता। ठीक है। यस सर। लास्ट में किडनी अगर किसी की खराब हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। यस सर। वृक्क प्रत्यारोपण बोलते हैं इसे। किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई तो उसको 48 घंटे के अंदर नई किडनी लगाई जा सकती है, 48 आवर्स में, अगर कोई दान करना चाहे तो 48 घंटों के भीतर उसको नई किडनी दे के उसको जीवन दान दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसे रिपीट करें। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। किसकी? कैल्शियम ऑक्सीलेट। यूरेनिया रोग में क्या होता है? क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? और कोई बच्चे NH3 या अमोनिया बढ़ जाता है। गठियावाई रोग में क्या हो जाता है? साइनोवियल द्रव खत्म हो जाता है। बढ़ता कौन सा है? कौन सा? यूरिक अम्ल जब बढ़ेगा तो जॉइंट्स को जाम कर देगा, तो हमारे गांठों में दर्द होता है, इसमें इनमें घुटनों में, और बहुत भयानक पीड़ा होती है गठियावाई रोग में। तो उसकी दवाई चलती है और यूरिक अम्ल बदलकर साइनोवियल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कितना समय चाहिए? ठीक है, 48 आवर्स में नई किडनी एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाई जा सकती हैं। अब कुछ प्रमुख बातें लिखें उत्सर्जी पदार्थों की। उत्सर्जी पदार्थ, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बॉडी से बाहर निकलते हैं? तो मानव कौन से निकलता है? मनुष्य यूरिन के द्वारा। बताओ। यूरिया। कौन सा? यूरिया। तो मनुष्य को बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। अगर ये पूछा जाए कि यूरियोटेलिक का मतलब क्या है, तो ऐसे प्राणी जो पेशाब के थ्रू यूरिया बाहर निकालते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक। और इसमें मानव ही नहीं आता, समस्त स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं, जानवर भी। ठीक है, मनुष्य और जानवर, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कहलाते हैं स्तनधारी या मैमेलिया। तो ये सभी जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक। अब आता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, दोनों में अंतर समझिएगा। यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों अलग अलग हैं। ऐसे जानवर जो अपने यूरिन में यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल। क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल। वे कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। ये होते हैं पक्षी और सरीसृप। जितने भी पक्षी होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं। और सरीसृप का मतलब रेंगने वाले। रेंगने वाले में सांप, बिच्छू, कांतर और गिजाई जो जमीन पर लिपट के चलते हैं, ये सभी अपने मूत्र में क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल। क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल। अब होता है अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अक्सर आता है ये। अमोनोटेलिक ऐसे जीव जंतु जो अपने मूत्र में अमोनिया बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया। क्या निकालते हैं? अमोनिया। वो कहलाएंगे अमीनोटेलिक या अमोनोटेलिक। ठीक है, इनमें आते हैं आपके अमीनोटेलिक में मछली और कीट पतंगे। जितनी भी मछली होती हैं वो सब अमीनोटेलिक होती हैं। ठीक है, कीट पतंगे। और एक लास्ट बता, ग्वानोटेलिक।
ग्वानो टैलिक टैलिक, क्या दिख नहीं रहा होगा, ग्वानोटैलिक ऐसे जीव जंतु जो अपने उत्सर्जन में ग्वानीन निकालते हैं। ग्वानीन एक पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ, उन्हें बोलते हैं ग्वानोटैलिक। और ये एक ही होती है मकड़ी। मकड़ी जो उत्सर्जी पदार्थ निकालती है उसे बोलते हैं ग्वानीन। क्या बोलते हैं? ग्वानीन। समझ गए? यस सर। चलिए रिपीट करते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मानव के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, सभी जानवरों के अलग अलग होते हैं। मनुष्य का होता है मुख्यतः यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। क्या कहलाता है? यूरिया टैलिक। क्या कहलाता है? यूरिया टैलिक। क्या कहलाता है? यूरिया टैलिक। समस्त स्तनधारी कैसे होते हैं? यूरिया टैलिक। समस्त पक्षी कैसे होते हैं? यूरिया टैलिक। क्या कहते हैं? यूरिया टैलिक। कैसे? यूरिया टैलिक। पक्षी और सरीसृपी अपने मूत्र में यूरिक अम्ल निकालते हैं तो वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। समस्त मछलियां और कीट कैसे होते हैं? अमोनिया। कैसे? अमोनिया। क्या बाहर निकालते हैं? अमोनिया। क्या निकालते हैं? अमोनिया। मकड़ी कैसी होती है? ग्वानीन। ग्वानोटैलिक। कौन सी? ग्वानीन। क्या निकालती है? ग्वानीन। क्या निकालती है? ग्वानीन। ग्वानीन। ठीक है, तो ये उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने समाप्त कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से पढ़ रहे हैं। NMMS की लास्ट डेट 24 सितंबर है और उम्मीद है एक हफ्ता 10 दिन और बढ़ेगी। और हाथरस जनपद वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी तक 550 फॉर्म ही भरे गए हैं, 555 केवल। तो ये खुशखबरी क्यों है? क्योंकि कंपटीशन कम रह गया। पिछली साल ये संख्या 1200 थी। कितनी थी? 1200। तो इस साल तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कंपटीशन कम है, मेरिट भी कम जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कम पढ़ें, इसका मतलब है हमें पढ़ना है। अभी भी 5 दिन है। कभी कभी ऐसा होता है लास्ट में ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं और अभी 10 दिन और डेट बढ़ेगी, तो हो सकता है ये संख्या 1000 तक पहुंच जाए। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, नथिंग मैटर। हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कैसी आपको वीडियो लग रही है। और आज का महत्वपूर्ण सवाल, जिससे ये पता चल जाए कि आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं कि नहीं, इसी टॉपिक से पूछूंगा मैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो तीव्र गंध आती है वो कौन सी गैस की होती है? कौन सा पदार्थ किस में बदलता है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।